एंड वेलकम टू सेकंड लेक्चर ऑफ साइंस सीरीज इन 30 डेज एपीएफ क्रैश कोर्स। देखिए ये सेकंड लेक्चर है, ये हमारा फर्स्ट लेक्चर का कंटिन्यूएशन में है। हम रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स को कवर करेंगे, सो लेट अस प्रोसीड। टॉपिक है हमारा वर्क, एनर्जी एंड पावर। अगर किसी बॉडी पर हम फोर्स लगाते हैं और वो डिस्प्लेस हो जाता है तो इस पर बोला जाता है कि वर्क इज़ डन। देखिए वर्क का फॉर्मूला एफ एस कॉस थीटा, आप इसको अच्छे से समझिए। देखिए ये एक ऑब्जेक्ट है, प्लैंक है, इस पर मैंने फोर्स लगाया है, लेकिन फोर्स जो है वो एक एंगल पे लग रहा है। तो एक्चुअल वर्क जो डन बाय दिस फोर्स जो होगा दैट विल नॉट काउंट इंटायर फोर्स, क्योंकि उसको मूव करने में काम नहीं किया। जो पार्ट फोर्स का काम किया प्लैंक को मूव करने में, दैट इज़ ओनली दी एफ कॉस थीटा। ये जो थीटा एंगल है, देखिए अब वेक्टर क्वांटिटी को जब हम ब्रेक करते हैं तो थीटा एंगल पे जो काम कर रहा है, जो ऊपर की तरफ इसका वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द फोर्स होगा वो एफ साइन थीटा होगा, और नीचे की तरफ जो एक्चुअल प्लैंक को मूव करने में फोर्स काम आया दैट इज़ द एफ कॉस थीटा। तो आप इसको याद रखेंगे कि एफ एस कॉस थीटा, ये दिस इज़ द वर्क डन। नेक्स्ट इज एनर्जी। देखिए कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क बाय अ बॉडी इज कॉल्ड एनर्जी। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसका ऐसा यूनिट जूल है। एंड एनर्जी डेवलप्ड इनटू अ बॉडी, एक मैकेनिकल एनर्जी डेवलप्ड इनटू बॉडी ड्यू टू वर्क डन इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी जो है वो दो टाइप के होते हैं, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू पोजीशन एंड कॉन्फ़िगरेशन होता है। एग्जांपल आप देख लेंगे इसका कि स्प्रिंग में, स्ट्रेच में। काइनेटिक एनर्जी जो है वो मोशन की वजह से आता है, दैट इज़ काइनेटिक एनर्जी। एक एग्जांपल आप ध्यान रखेंगे कि फ्लाइंग एरोप्लेन इसका दोनों ही पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी दोनों ही होता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। देखिए इसको आप अच्छे से समझिए। एक बॉल को मैं एक हाइट तक फेंकता हूँ, एच हाइट तक, तो इनिशियली जो जब वो बॉल जब मैक्सिमम हाइट तक पहुँच जाएगा तो उस केस में अब ये मूव तो कर नहीं रहा है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो ज़ीरो है। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी जिस 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 एनर्जी से मैंने बॉल को फेंका था, पोटेंशियल एनर्जी इस बॉल में जो जो पोटेंशियल एनर्जी इस बॉल में जो सैचुरेट हो गई है, दैट इज़ द मैक्सिमम एट द हाईएस्ट पॉइंट एट द हाइट एच। अब यहाँ से वो बॉल जो है रिटर्न आएगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इसकी ज़ीरो हो गई है, अब वो ऊपर और नहीं जा सकता है। जैसे जैसे वो नीचे आएगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कम होती जाएगी और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती जाएगी। और इमीडिएटली जस्ट बिफोर डैशिंग विद द ग्राउंड, जो बॉल की काइनेटिक एनर्जी होगी वो मैक्सिमम होगी और पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो होगी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो डिपेंड करता है हाइट एंड पोजीशन पे। तो देखिए जितना हाइट है उतना पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। काइनेटिक एनर्जी मोशन पे डिपेंड करता है। देखिए इमीडिएटली बिफोर डैशिंग द फ्लोर इसकी मोशन जो है वो स्पीड जो है वो काफ़ी तेज़ थी, दैट इज़ वाई काइनेटिक एनर्जी इसकी मैक्सिमम है। तो ये प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन बोलता है कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। देखिए इनिशियली काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम थी, पोटेंशियल एनर्जी जीरो थी। हाइट पे पहुंचने पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो गई, काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई। लास्ट में पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गई, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो गई। पूरे सिस्टम का अगर आप एनर्जी देखेंगे तो पूरे सिस्टम का आप एनर्जी देखेंगे तो वो कंजर्व ही है, वो चेंज नहीं हो रहा है, बस एक ट्रांसफॉर्म हो रहा है पोटेंशियल से काइनेटिक में, काइनेटिक से पोटेंशियल में। इक्विपमेंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं जो एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करता है, जैसे कि डायनामो है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लाउड स्पीकर, सोलर, तो आप इसको याद रखेंगे। एग्जाम में एक क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर आते हैं, जैसे कि सोलर एनर्जी है, ये सोलर सेल है, ये सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। आप इसको बाय हार्ट याद कर लेंगे, आई वुड सजेस्ट। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पावर रेट ऑफ डूइंग वर्क इज़ पावर। इसमें आप कुछ याद रखेंगे इसका जो ऐसा यूनिट है वो वॉट है, वॉट को जूल्स पर सेकंड भी बोलते हैं। 1 हॉर्स पावर और 746 वॉट होता है। क्वेश्चंस कई बार आए हैं। 1 वॉट इज इक्वल्स टू 1 जूल, 1 वॉट सेकंड इज़ 1 जूल, 1 वॉट आवर इज़ 3600 जूल एंड 1 किलो वाट आवर इज़ 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्रेविटेशन। देखिए एवरी बॉडी अट्रैक्ट्स अदर बॉडी बाय ए फोर्स कॉल्ड ग्रेविटेशन। इसको आप अच्छे से समझिए। जैसे एक दो पॉइंट ऑब्जेक्ट्स है M1 एंड M2, तो इस पे जो फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, दैट इज़ कैपिटल G M1 M2 अपॉन R²। इसका मतलब है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ऑफ अट्रैक्शन है, दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम।
और यहाँ पे जो वैल्यू की जो यहाँ जो जी ग्रेविटेशनल है, जी जो है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, आप इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हमारा ग्रेविटी। देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ जो होता है उसको हम ग्रेविटी बोलते हैं, एंड ग्रेविटी इज द फोर्स बाय विच अर्थ जो है वो पुल्स अ बॉडी टुवर्ड्स इट्स सेंटर। वैल्यू ऑफ जी जो है स्मॉल जी, इसकी इसकी आप याद रखेंगे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ शेप, साइज एंड मास ऑफ द बॉडी। मतलब कि ग्रेविटी का जो वैल्यू है सभी पे सेम ही लगता है, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट आप याद रखेंगे ये पॉइंट कि मैन अगर जंप करता है वी वेलोसिटी से फ्रॉम सरफेस ऑफ द प्लैनेट, तो जो हाइट अटेन्ड बाय द मैन विल बी v²/2g। और g जो है दैट इज़ मून पे लेस होता है, दैट इज़ बाई देखिए अब इस फार्मूला को देखिए, हाइट अटेन्ड बाय ए मैन ऑन प्लैनेट अर्थ इफ़ ही इज़ जंपिंग विद अ वेलोसिटी v, तो v²/2g। और चूँकि g जो है मून पे कम होता है, तो अगर वो मून पे जंप करता है तो ही कैन जंप हायर। देखिए ये आपसे सवाल जो यूपीएससी है ये फार्मूला नहीं पूछेगा, बट वो पूछ लेगा कि इफ़ अ मैन जंप्स ऑन मून्स प्लैनेट इफ ही जंप्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो वेयर ही कैन जंप हायर। तो इस टाइप से सवाल पूछेगा, तो आप इसको ध्यान रखेंगे कि वो मून पे ज़्यादा जंप करेगा, क्योंकि फार्मूला में जी जो है मून का वो कम होता है, तो इसलिए वो ही कैन जंप मोर हायर। नेक्स्ट इज़ वेरिएशन इन जी, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम व्यू पॉइंट से कई बार यहाँ पे आए हैं। तो सबसे पहले आप याद रखेंगे कि वैल्यू की जी या तो ऊपर जाइए या तो नीचे डेप्थ में जाइए, वो घटता है। नेक्स्ट इज जी जो है वो मैक्सिमम होता है पोल्स पे और मिनिमम होता है इक्वेटर पे। इसका रीज़न ये है कि जो शेप ऑफ द अर्थ है वो जियोइड शेप है, इट इज़ नॉट परफेक्टली स्फेरिकल। तो पोल्स पे थोड़ा सा वो चपटा टाइप होता है, इसीलिए पोल्स पे मैक्सिमम होता है। देखिए फार्मूला अगर आप जी का देखेंगे तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r² होता है, तो डिस्टेंस कम है इसलिए जी पे मैक्सिमम है। इक्वेटर पे जी जो है वो मिनिमम होता है, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r², यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा है। जी जो है वो डिक्रीज़ करता है ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ। वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट, बट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जी जो है इट डिक्रीजेज इफ एंगुलर स्पीड ऑफ अर्थ इंक्रीजेज, या फिर जी इंक्रीजेज इफ एंगुलर स्पीड ऑफ अर्थ डिक्रीजेज। नेक्स्ट इज वेट ऑफ ए बॉडी इन लिफ्ट। देखिए आपको मैं बहुत आसान भाषा में समझा रहा हूँ कि लिफ्ट अगर नीचे जा रहा है तो आप इसको ऐसे याद रखिए कि अगर लिफ्ट नीचे जा रहा है तो ग्रेविटी जो आप पर रिजल्टेंट ग्रेविटी जो आप पे इम्पैक्ट हो रही है दैट इज़ g-a, और आपका मास अगर हम उसको से मल्टीप्लाई कर दे तो वो वेट आएगा। जैसे आप ऐसे समझिए कि आपका मास है 50 kg, ग्रेविटी को हम फॉर राउंड फिगर यहाँ लेके चल रहे हैं 10। तो अगर आपका मास 50 kg है, ग्रेविटी 10 है, तो आप पे जो फोर्स लग रहा है दैट इज़ जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है दैट इज़ 50 इंटू 10 दैट इज़ 500 न्यूटन। तो इस केस में 500 न्यूटन बाई 10 करेंगे तो एक्चुअल में जो आपका वेट काउंट आएगा दैट विल बी 50। लेकिन इस केस में ये नॉर्मल केस में है। अब जैसे कि मान लीजिए लिफ्ट से आप जा रहे हैं, लिफ्ट जो है वो नीचे आ रही है, ग्रेविटेशनल लिफ्ट जो है वो नीचे आ रही है विथ एक्सेलरेशन 5। तो इस केस में आपको याद रखना है, आप ज़्यादा टेक्निकलिटी में मत जाइए, कि अगर लिफ्ट नीचे आ रहा है 5 से, तो जो रिजल्टेंट ग्रेविटी आपके ऊपर लगेगा दैट इज़ g-a, दैट इज़ 10 - 5 इज़ 5। और आपका जो एक्चुअल मास था वो 50 था। तो इस केस में हम फोर्स देखेंगे आपके ऊपर, एक्चुअल फोर्स रिजल्टेंट फोर्स कितना लग रहा है, तो 10 - 5 इज़ 5 इंटू 50 दैट इज़ 250। तो इस केस में जो आपका वेट मेज़र होगा दैट विल बी 25 kg। 250 न्यूटन अपॉन 10 इज़ 25 kg। सिमिलरली अगर लिफ्ट जो ऊपर जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, तो इस केस में रिजल्टेंट जो आपका ग्रेविटी आपके जो ऊपर लग रहा है दैट इज़ g+a, दैट इज़ 10 + 5 15 एंड 15 इंटू 50 जो भी आपका आएगा दैट विल बी द वेट ऑफ योर बॉडी। तो आप इतने टेक्निकलिटी में मत जाइए, आप बस इतना याद रखिए कि आपका अगर वेट निकालना है लिफ्ट में और लिफ्ट जो है वो नीचे जा रहा है तो g-a कर दीजिएगा, दैट इज़ जिस एक्सेलरेशन से वो नीचे जा रहा है उसको g-a करके आप अपने मास से कैलकुलेट कर दीजिएगा, बॉडी मास से, दैट विल बी द फोर्स। और उसको फिर उसके बाद एक्चुअल जी से मतलब जो एक्चुअल ग्रेविटी जो है जी से 10 से उसको डिवाइड करके आप उसमें वेट निकाल लीजिएगा। सिमिलरली अगर वो लिफ्ट ऊपर जा रहा है तो इसमें प्लस करेंगे, नीचे आ रहा है तो उसमें माइनस करेंगे।
नेक्स्ट आप पॉइंट याद रखिएगा कि वाइल गोइंग डाउन अगर एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट इज मोर देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो इस केस में जो है बॉडी जो आपका इट विल कम इन द कॉन्टैक्ट विद द सीलिंग ऑफ द लिफ्ट। नेक्स्ट इज कीपलर्स लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन। ये इसमें तीन प्रिंसिपल है कीपलर लॉ का। सबसे पहला है कि जितने भी प्लैनेट्स हैं वो एलिप्टिकल ऑर्बिट में अराउंड सन रिमूव करेंगे। दूसरा पॉइंट है कि प्लैनेट्स जो होते हैं वो इक्वल टाइम में इक्वल एरिया स्वीप करते हैं। इसको आप अच्छे से समझिए सेकेंड पॉइंट को। देखिए पहले पोजीशन में पेरिजी में अर्थ जो है एक जो एरिया मैंने शेड कर रखा है उतना एरिया टी टाइम में ट्रैवल किया है। सिमिलरली जब ऑपोजी में था, पेरिजी मतलब नियरेस्ट डिस्टेंस, ऑपोजी मतलब फार्दर डिस्टेंस, तो ऑपोजी पोजीशन पे था तो ये भी टी टाइम में एरिया कवर किया है। तो आप इसको याद रखिए कि जो पेरिजी पोजीशन पे है यहाँ पे स्पीड अर्थ का जो ट्रैवल करने का स्पीड है वो ज़्यादा होता है, क्योंकि कीपलर लॉ के हिसाब से ये बोलते हैं कि टी टाइम में जो एरिया जो स्वीप करता है वो इक्वल होता है। अब एरिया हम किसकी बात कर रहे हैं, ये जो पूरा सन से लेकर के ये जो ऑर्बिटल तक जो ट्रायंगल साइड शेप में जो बन रहा है, जितना टी टाइम में इसने ट्रैवल किया, पृथ्वी अर्थ ने ट्रैवल किया, दैट इज़ द एरिया स्वीप्ड। तो ऑब्वियसली अब इसको एरिया अगर बराबर है तो पेरिजी के टाइम में ज़्यादा एरिया स्वीप करेगा और ऑपोजी के टाइम में एरिया कम स्वीप करेगा। दिस इज़ द सेकेंड पॉइंट। आपको बस इसका क्रक्स याद रखना है कि इक्वल टाइम में जो प्लैनेट हैं वो इक्वल एरिया स्वीप करते हैं, चाहे वो पेरिजी पे हो या ऑपोजी पे हो। तो इस केस में पेरिजी पे स्पीड जो होती है ज़्यादा ट्रैवल करने की वो ज़्यादा बढ़ जाती है, ताकि वो इक्वल एरिया इक्वल टाइम में कवर कर पाए विथ रिस्पेक्ट टू ऑपोजी वाले एरिया में। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तीसरा जो प्रिंसिपल है ये बोले थे कि टाइम स्क्वायर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। इसमें ज़्यादा टेक्निकलिटी नहीं, बस आप इतना ही जानिए। नेक्स्ट इज सैटेलाइट। देखिए सैटेलाइट जो है वो नेचुरल या आर्टिफिशियल दोनों ही होता है और ये रिवॉल्व करता है अराउंड प्लैनेट अंडर इट्स ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। देखिए जो मून है हमारा वो नेचुरल सैटेलाइट है और बाकी जो अदर इनसाइड है तो दैट इज़ आर्टिफिशियल सैटेलाइट। ऑर्बिटल स्पीड क्या होता है, देखिए ऑर्बिटल स्पीड में आप ध्यान रखेंगे कि इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ मास। सैटेलाइट इसीलिए जितने भी डिफरेंट मासेस के हैं अगर सेम रेडियस पे वो ट्रैवल कर रहे हैं तो ऑल विल हैव द सेम ऑर्बिटल स्पीड। Orbital speed depends upon the radius of the orbit. Greater the radius, depends upon the radius of the orbit. Greater the radius, lesser will be the orbital speed. नेक्स्ट इज अगर नियर सरफेस अगर कोई सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है तो उसकी ऑर्बिटल स्पीड जो है फैक्चुअल 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड होगी। नेक्स्ट पॉइंट इज पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ सैटेलाइट। देखिए टाइम जो सैटेलाइट पूरा टाइम लेता है एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में अराउंड द अर्थ, तो दैट इज कॉल्ड द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। आप एक पॉइंट याद रखेंगे कि इट डिपेंड्स अपॉन द हाइट ऑफ सैटेलाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। ग्रेटर द हाइट द मोर विल बी द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। नेक्स्ट है हमारा जियो स्टेशनरी पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन भी आप याद रखेंगे कि इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ मास। नेक्स्ट हमारा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। देखिए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो है वो इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ द अर्थ में रोटेट करता है और इक्वल टाइम इसका होता है पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस, दैट इज़ 24 आवर। इसीलिए जो सैटेलाइट होते हैं वो हमेशा स्टेशनरी अपीयर करते हैं रिलेटिव टू द अर्थ एंड दैट इज़ वाई दे आर नोन एज द जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। नेक्स्ट इज एस्केप वेलोसिटी, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए एस्केप वेलोसिटी का मतलब है कि किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम प्रोजेक्टाइल करते हैं तो मिनिमम वेलोसिटी हम कितना उस ऑब्जेक्ट को दे दें कि वो आउट ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ चला जाए और वापस कभी ना आए, दैट इज़ द एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी में आपको याद रखना है कि इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ मास, शेप एंड साइज एंड इट डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन। इट इज़ एस्केप वेलोसिटी को हम सेकंड कॉस्मिक वेलोसिटी भी बोलते हैं। अर्थ के केस में एस्केप वेलोसिटी अगर किसी ऑब्जेक्ट को 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से अगर प्रोजेक्ट कर दिया जाए तो दैट विल नेवर रिटर्न टू अर्थ। मून के लिए है इट इज़ 2.4। ऑर्बिटल वेलोसिटी जो ऑफ सैटेलाइट होती है वो √gr होती है एंड वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी इज़ √2gr। इसका मतलब है कि एस्केप वेलोसिटी इज़ √2 टाइम्स ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। एक छोटा सा अनाउंसमेंट है, ड्यू टू सम इमरजेंसी आई माइट हैव टू गो आउट ऑफ स्टेशन फॉर 2 days, बट डोंट वरी आई विल कंप्लीट द सिलेबस बिफोर 28। देखिए लेक्चर रैप करने से पहले मिसलेनियस फैक्ट्स है साइंस से रिलेटेड, आप इसको पढ़ लेंगे। ये सारे साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स और भी कई सारे टॉपिक है, 4-5 पेज है, ये आप एक्सेस कर लेंगे मेरे टेलीग्राम चैनल से, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। द सोर्स दैट आई एम रेफरिंग फॉर साइंस लेक्चर इज़ ल्यूसेंट। आप इसको ल्यूसेंट से डायरेक्ट भी पढ़ सकते हैं या फिर PDF आप मेरे चैनल से एक्सेस कर लीजिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।